Welcome back, everybody. This is our 15th video in JEE Mains previous year questions for chapter Current Electricity. Before this, we have made 14 videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel's playlist section. We have also started similar series for NEET previous years, so you can go to our channel and can also find out those videos. And if you find these videos useful, helpful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. Also, if you like to support us financially, then you can scan any of these QR codes in front of your screen and donate us with whatever amount you want. With your help or your donations, we will be keep on bringing these videos on regular basis. However small, the help will be highly appreciated. With this, let's start today's video, and I think we will be starting around 120. Yes, this was the last which we covered, and today we will start with 123. So we have around 21 questions to cover, and hopefully we will cover them in this video. Let's adjust pen thickness. So a potentiometer wire having length L, resistance 12R. So resistance यहाँ पे 12R है, is joined to a cell D. जो डी सेल है हमारा यहाँ पे, ये पोटेंशियोमीटर का मेन सेल है। मींस यहाँ पे अगर नल पॉइंट बनता है तो डी से ए बी की तरफ करंट फ्लो होगा। Of EMF E and internal resistance R, a cell having EMF E by 2 internal resistor 3R is connected. The length AJ at which galvanometer shows no deflection is. So हमें ये बताना है कि जो AJ की लेंथ है, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो वो AJ की लेंथ कितनी होगी L की टर्म्स में। एंड वी नो बिकॉज यहाँ पे क्या है, मेंशन है नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मींस यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ए टू जे जो ये हमारा पाथ है, इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बट डी ए बी ये वाला जो पाथ है यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारा क्लोज सर्किट है, कौन से वाला, जो इसको हम ग्रीन से सर्कल करते हैं, ये वाला सर्किट है जो हमारा, इसके अंदर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो करंट विल बी total potential, that is E by total resistance, जहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और वायर का जिसकी लेंथ L है उसका 12R है। सो R प्लस 12R दैट विल बी 13R। सो ये हमारे पास यहाँ पे करंट बन जाता है। नाउ सपोज कीजिए जो AJ है, AJ की लेंथ है हमारे पास X। नाउ वी नो कि जो L लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना है 12R। वायर की AB में जो लेंथ L है उसका रेजिस्टेंस 12R है। सो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा 12R बाय L, और जो X लेंथ है हमारे पास, X लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा 12R बाय L इंटू X, और 12XR बाय L। सो नाउ वी कैन रिप्रेजेंट, हम इस जो ये ए बी वायर है जिसको जे ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू पार्ट्स में। ये हमारा ए पॉइंट है, ये जे पॉइंट है, और उसके बाद ये बी पॉइंट है। हमने वायर को उसके रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज वायर के पास रेजिस्टेंस है। नाउ हमें ये पता है कि यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू वी हैव। सो करंट को अगर इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी विल गेट वी ए जे। सो वी ए जे क्या होगी, करंट थ्रू जो ये रेजिस्टेंस है जिसको हम आर ए जे बोलेंगे, ए और जे पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी आर ए जे, और ये है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू। बिकॉज ये जो आर ए जे रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से आता है, ये एक्स लेंथ की वजह से आता है, और हमने ये निकाल लिया था कि एल लेंथ में ये रेजिस्टेंस है तो एक्स लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि आर ए जे की वैल्यू
यही होने वाली है। सो इट विल बी I, दैट इज E by 13R multiply 12XR L। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 12x इंटू ई बाय 13L। सो ये हमारे पास VAJ आ जाता है। नाउ अगर हम यहाँ पे अभी 2 पॉइंट बनाए फर्दर 1 2, और इनको हम सपोज EF नेम दे देते हैं, एंड बिकॉज यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो EF है उसका पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर होगा, एंड आल्सो E एंड A कनेक्टेड है एंड F एंड J कनेक्टेड है, मींस जो VAJ है इट शुड बी इक्वल टू VEF। सो पोटेंशियल between points A and J should be equal to potential between E and F. Now potential between A and J is this 12x E by 13L equals to EF। EF के बीच का पोटेंशियल है दैट इज E by 2। सो E by 2 कैंसलिंग E, एंड यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x will be 13L by 24। ऑप्शन C will be the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the Wheatstone bridge shown in the figure here gets balanced when the carbon resistance used as R1 has a color code orange, red, brown। Now जो हमारे पास orange होगा, orange के लिए कोड होता है दैट इज 3, रेड के लिए 2, और जो ब्राउन होता है, ब्राउन के लिए जो नंबर होता है दैट इज 1। सो जो ये रेजिस्टेंस बनेगा दैट विल बी 32 इंटू 10⁻1 और जस्ट 320 ohms। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, R1 की। और बिकॉज ये ब्रिज बैलेंस है तो वी कैन से R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। R1 की वैल्यू हमारे पास 320 है, R2 एंड R4 वी नो, एंड R3 हम बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, एंड R2 इज 80 और R4 40 है। सो दिस विल कम टू 2 एंड ये 160 देगा। सो R3 इज 160 ओम। अब ये 160 ओम है मींस इसको आप 16 इंटू 10⁻1 लिखोगे। सो अगेन जो हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10⁻1 था, सो मींस जो लास्ट वाला कलर है वो सेम होगा यानी कि ब्राउन होगा। लास्ट कलर इज ब्राउन। 6 होता है जो कि ब्लू के लिए होता है, और जो 1 होता है अगेन ये ब्राउन के लिए होता है। सो ब्राउन, ब्लू, ब्राउन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Potentiometer experiment, it is found that no current passes through galvanometer when terminals of cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire. If cell is shunted by 5 ohm resistance, a balance found cell is connected across 40 centimeter of the wire. Find the internal resistance of the cell. So इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इनिशियली सपोज कीजिए ये हमारा बेसिक सेटअप है, ये ई सेल है, ये सेल का कोई रेजिस्टेंस है, और ये हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है ऑफ लेंथ वी कैन से 100 सेंटीमीटर ए टू बी। अभी हमने क्या किया है, इसके साथ में एक सेल कनेक्ट किया जिसको हम E2 बोल रहे हैं यहाँ पे, उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सपोज स्मॉल r, और अभी इसके साथ पैरेलल में कोई हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया, ये हम बाद में कनेक्ट करेंगे। और इस सिनेरियो में जब हम यहाँ पे J पॉइंट पे इसको बैलेंस करते हैं तो जो AJ की लेंथ है मींस केस 1, जब हमने कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है तो इस सिनेरियो में
जो ए जे है दैट इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। एंड वी नो कि जो ये लेंथ होती है ये सेल के ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है, सो इट मींस वी कैन राइट दैट E2 प्रोपोर्शनल टू 52 सेंटीमीटर। नाउ अब क्या होता है सेकंड केस में, आप यहाँ पे एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो पैरेलल में। अब जैसे ही यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस आपने ऐड कर दिया, व्हाट विल हैपन, पहले यहाँ पे A टू J कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था बैलेंस कंडीशन में, केस 1 के लिए। बट जैसे ही आप इसको ऐड कर देते हो तो हमारे पास हो जाता है केस 2। एंड अगेन जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस होता है 40 सेंटीमीटर पे। तो नाउ AJ की लेंथ 40 सेंटीमीटर हो जाएगी और वी कैन से J डैश हो जाएगा, इसको हम J डैश बनाते हैं, यहाँ पे J डैश। तो ये 40 सेंटीमीटर है हमारे पास। सो A से J डैश में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज ये बैलेंस्ड है। बट जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इंटरनली एक करंट फ्लो करेगा। सो हम इंटरनली उस करंट की वैल्यू अगर उसको I मान लें, सो I की वैल्यू हो जाएगी E2 बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस स्मॉल r, 5 प्लस स्मॉल r। एंड अब हम ये निकाल सकते हैं कि जो है आपका रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप होगा, बिकॉज इसी पोटेंशियल को ए जे डैश बैलेंस करेगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स बोल देते हो सी एंड डी, तो हमें क्या निकालना है वी सी डी। एंड वी सी डी क्या होगा, इट विल बी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, एंड करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज 5, so it will be 5E2 5 प्लस आर। इस पोटेंशियल को ए जे डैश लेंथ ने बैलेंस किया हुआ है, और इन शॉर्ट 5 टाइम्स E2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस आर शुड बी प्रोपोर्शनल टू 40, जो कि ए जे डैश की लेंथ है। क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, केस 2 की इक्वेशन को केस 1 की इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, सो वी विल गेट 5E2 5 प्लस आर डिवाइडेड बाय E2 शुड बी इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी फिनिश हो जाएगी 40 बाय 52, सो E2 गेट कैंसल्ड, E2 कैंसिल होगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 40 इंटू 5 200 प्लस 40R is equal to 250 plus 10 260, so 40R is equal to 60, और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू आ जाती है 4 6 by 4 3 by 2 1.5 ओम। दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On interchanging the resistances, balance point of a meter bridge shift to the left by 10 centimeter. The resistance of the series combination of their series combination is 1 kilo ohm. How much the resistance on the left slot before interchanging the resistances? So assume करते हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2। सो एक रेजिस्टेंस पहला वाला R1 है जो लेफ्ट में लगा हुआ है अभी, और फिर R2 है जो कि अभी राइट में लगा हुआ है। और बिकॉज ये मीटर ब्रिज में है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लेंथ ले लेते हैं L, और इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L, और दोनों का सम भी गिवन है, दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम। सो यहां से वी कैन से फ्रॉम केस 1 विदाउट इंटरचेंज that R1 by L is equal to R2 100 माइनस L। और अभी हमें ये नहीं पता विच इज ग्रेटर, R1 ग्रेटर है या R2 ग्रेटर है। नाउ क्या करते हैं, नाउ इंटरचेंज। अब हम इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। सो जब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाएगा दैट दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी R1। नाउ जब इंटरचेंज करते हैं तो लेंथ भी शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन। तो जो ये वाली लेंथ होगी आपकी,
अभी ये होनी चाहिए 100 माइनस एल और ये होनी चाहिए एल, बट बिकॉज हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है कि जो आपकी बैलेंस पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर बाय लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। 10 सेंटीमीटर बाय लेफ्ट का शिफ्ट होना मीन्स जो आपका बैलेंस पॉइंट पहले यहाँ पे था वो अब ऐसे शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है। अगर वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आया है इट मीन्स कि जो आपका R2 है, R2 इज स्मॉलर देन R1। जो हमारा R2 रेजिस्टेंस होगा इट विल बी स्मॉलर देन R1, और हम इसको लेंथ की फॉर्म में ही लिखते हैं एज मेंशन कि लेंथ में शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड में, तो यानी कि लेंथ डिक्रीज होगी। सो दिस विल बिकम L माइनस 10, और जो ये वाली साइड है दिस विल बिकम प्लस 10, माइनस L प्लस 10। और अब अगर हम यहाँ पे इनके लिए बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं दैट R2 डिवाइडेड बाय L माइनस 10 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय 110 माइनस। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती है, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू निकालनी है। सो व्हाट वी डू, रेजिस्टेंसेस का रेशियो ले लेते हैं दोनों साइड से। R1 बाय R2 इज इक्वल टू L 100 माइनस L, और यहाँ से R1 बाय R2 इज इक्वल टू 110 माइनस L बाय L माइनस 10। सो दोनों साइड से R1 R2 का रेशियो आ गया, और दोनों इक्वल होने चाहिए रेशियोस, बिकॉज रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया है, वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। सो L 100 माइनस L इज इक्वल टू 110 माइनस L बाय L माइनस 10। तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी L स्क्वायर माइनस 10L इंटू, ये आएगा 11000 माइनस 100L माइनस 110L प्लस L स्क्वायर। सो L स्क्वायर गेट कैंसल्ड, और ये दोनों साइड नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएंगी, एंड ये देगा हमें इस साइड आके माइनस 10L प्लस 210L। सो 200L इज इक्वल टू 11000। So double zero get cancelled and L is 55 here। L की वैल्यू 55 आ जाती है, और अगर एक बार हमारे पास L की वैल्यू आ गई देन व्हाट वी डू, हम यहाँ पे पुट करके रेशियो निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम दिस R1 बाय R2 इज इक्वल टू 55 बाय 45, एंड हमें ऑलरेडी गिवन है दोनों के लिए, दोनों का सम दैट R1 प्लस R2, दोनों का सम हमारे पास 1000 ओम्स था, दोनों का रेशियो आ गया हमारे पास दैट इज 11 by 9। सो वी कैन से R2 is equal to 9 times R1 by 11। R2 is equal to 9 R1 by 11। So R1 plus 9 R1 by 11 is equal to 1000, and 99 plus 9 108 R1 by 11 is equal to 1000, and from this R1 is equal to 1000 into 11 by 108। और जब इसको सॉल्व करेंगे we made a mistake here during LCM, so it will be 11 plus 9, not 99 plus 9, 11 plus 9 is 20, so it will be 20 below, and we get 50, and from R1 will be 50 into 11, 550 ohms, and here we have option C is the right one। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So in a meter bridge as shown in the figure, it is given that resistance Y is 12.5 ohm and the balance point is obtained at the distance 39.5 centimeter from the end A।
by Jockey. After interchanging the resistance X and Y, new balance point found at distance L2 from the A. What are the values of X and L2? So इनिशियली x है जो 39.5 पे बैलेंस होता है और जो y है वो 100 माइनस 39 माइनस 0.5 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60.5 पे बैलेंस होता है। यस एग्जैक्टली 60.5 पे ही होगा। सो इनिशियल x की बैलेंसिंग लेंथ है 39.5 और y की बैलेंसिंग लेंथ है 60.5। नाउ अब हम क्या करते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और ये बताना है कि जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है फ्रॉम द एंड ए, एंड फॉर दैट सपोज अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो लेंथ भी इंटरचेंज हो जाती है। नाउ अब जो y है, y किस पे बैलेंस होगा? y पहले 60.5 पे बैलेंस हो रहा था तो y अब a से 60.5 पे ही बैलेंस होगा और जो x है वो 39.5 पे ही बैलेंस होगा और हमें वैल्यूज निकालनी है। सो इनिशियल के हिसाब से देखिए, अगर हम अभी इसको इंटरचेंज को रहने दें, सो इनिशियल कंडीशन के हिसाब से x बाय 39.5 शुड बी इक्वल टू y बाय 60.5 और यहाँ से y आ जाता है 60.5 बाय 39.5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 12.5 और जब इनको सॉल्व करेंगे सो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं, 60 बाय 39 है तो ये ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा और उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12.5 से ज़्यादा आना चाहिए और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, मीन्स 19.15 का ही है। सो 19.15 सेंट ओम ये y की वैल्यू है। नाउ अब हमें ये बताना है कि आपका नया बैलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा आफ्टर इंटरचेंज। बिकॉज आपने इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे y आ गया और y कितनी लेंथ पे बैलेंस होता है? y 60.5 की लेंथ पे बैलेंस होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बिफोर बैलेंसिंग, बिफोर इंटरचेंजिंग कंडीशन ऐसे रहेगी कि ये 39.5 रहेगी और ये 60.5 रहेगी और आफ्टर इंटरचेंज ये 60.5 हो जाएगी और ये 39.5 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is false? A rheostat can be used as a potential divider. Kirchhoff's second law represents energy conservation. Wheatstone bridge is most sensitive when all the resistance are of the same magnitude. In balance Wheatstone bridge, if the cell and the galvanometer are interchanged, null point is disturbed. So, coming to the first point, rheostat कैन बी यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। सो जो रियोस्टेट होता है ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसके रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी चेंज कर सकते हो, मींस इट कैन एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। सो दिस वन इज राइट। जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन का होता है, यस। एंड व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है कब? जब उसकी चारों जो आर्म्स हैं उनका मैग्नीट्यूड आसपास हो, सब एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। सो बी एंड सी आर आल्सो राइट। एंड कमिंग टू द फोर्थ स्टेटमेंट कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें आप गैल्वेनोमीटर और सेल को एक्सचेंज कर सकते हो और नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होगा। सो दैट इज राइट। और अब हम आपको इसको डायग्रामेटिकली सोल्व करके दिखाएंगे दैट यस एक्चुअली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो सपोज कीजिए ये हमारे पास बैटरी है और दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकंड रेजिस्टेंस है, थर्ड रेजिस्टेंस एंड फोर्थ रेजिस्टेंस और यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, बैलेंस कंडीशन R1 R2 R3 R4 और ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है। इसके लिए बैलेंस कंडीशन क्या है हमारी? दैट R1 R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर इंटरचेंज करने के बाद हम सेम प्रोपोर्शन बना पाते हैं मींस नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने इंटरचेंज करने के लिए बोला गया मींस यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर लगा देना है और यहाँ पे बैटरी लगा देनी है। सो दैट इज गैल्वेनोमीटर
R1, R3, R2 एंड R4, और यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है ऐसे, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो बैटरी है अब हम इसको बाहर निकालते हैं। कैसे? ये बैटरी जो अंदर कनेक्टेड है, हम इसको जस्ट बाहर कनेक्ट करके शो करेंगे कि हम बैटरी को बाहर ले आए। कनेक्शन वहीं पे है, एक कनेक्शन बैटरी का यहाँ से था तो यहाँ से हमने जंप करके दिखा दिया, और बैटरी का एक कनेक्शन यहाँ पे था तो इसको एज इट इज हमने रख दिया। और जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम क्या करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, बिकॉज ये इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो हम इसको अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम इसको अंदर कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर हो गया, ये अंदर कनेक्ट हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। नोट राइट, अभी कर पाएंगे बेटर वे में इसको रोटेट। यस, ये हमने इसको रोटेट कर दिया। सो अब अगर आप इसके लिए बैलेंसिंग इक्वेशन राइट करोगे तो दैट विल बी R2 by R4 is equal to R1 by R3। यहां से हम क्या कर सकते हैं, R3 को ऊपर लेके जाइए, R2 को नीचे लेके आइए। सो R3 by R4 is equal to R1 by R2, और ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे एग्जैक्टली मैच होते हैं। मीन्स अगर आप इंटरचेंज करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So in a meter bridge experiment, resistance are connected as shown in the figure. Initially P is 4 ohm and a neutral point is 60 centimeter from A. Now unknown resistance R is connected in series to P. P के साथ एक unknown resistance ऐड कर दिया जाता है सीरीज में, और न्यू पोजीशन होती है न्यूट्रल पॉइंट की 80 सेंटीमीटर फ्रॉम A। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे बतानी। सो इनिशियल कंडीशन क्या होगी हमारे पास, जब बैलेंस 60 पे होता है, सो P by Q should be equal to 60 by 100 minus 60, that is 40। और जब आप P के साथ सीरीज में एक R रेजिस्टेंस को ऐड कर दोगे, सो P प्लस R हो जाएगा डिवाइडेड बाय Q, और न्यू बैलेंस होता है 80 पे, सो 80 by 100 minus 80, that is 20। तो यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से भी कट करते हैं, यहाँ से आ जाता है P by Q is equal to 3/2, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास P plus R by Q is equal to 4। नाउ P की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4 ओम। सो अगर P की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, 4/Q इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 8/3। इस वैल्यू को इधर पुट करेंगे और P की वैल्यू को पुट करेंगे, P इज 4 प्लस R बाई Q इज 8/3 is equal to 4, cross multiply, 12 plus 3R is equal to 32, 3R is equal to 32 minus 12, 20, and R is 20/3 ohm। Option D will be the right answer। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a potentiometer PQ is set up to compare two resistances as shown in the figure। The ammeter A in the circuit reads 1 ampere when two-way K3 is open। So first of all इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। एंड नाउ जो एमीटर है वो 1 एम्पियर रीड करता है, यानी कि I की वैल्यू, और एमीटर कहाँ पे है,
लेट अस फाइंड आउट। ये रहा हमारे पास एमीटर, तो यहाँ पे एमीटर है हमारे पास। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा मेन सेल है, ये हमारा मेन सिस्टम है जहाँ पे पी क्यू वायर है, जहाँ पे हम बैलेंसिंग करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास अदर सिस्टम है। सो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर व्हेन K3 इज ओपन। तो K3 ओपन का मतलब क्या हो गया, अगर K3 ओपन है एंड मीन्स यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो करंट है ये कैसे फ्लो करेगा, बिकॉज K3 ओपन है। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लेट मी जूम इट स्लाइटली, दैट K3 ओपन है और जो ये वाला 1 से 2 भी ओपन है और 1 से 3 भी ओपन है। मींस जो आपका करंट है यहाँ पे, वो यहाँ से स्टार्ट होके R1 से होता हुआ R2 से होता हुआ यहाँ पे K2 पे जाएगा, और K2 इसके लिए क्लोज होना चाहिए। मींस K2 यहाँ पे क्लोज है और यहाँ से होता है रियोस्टेट से होता है वापस यहाँ पे करंट आएगा। सो सर्किट में करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। व्हेन K3 इज ओपन, तो उसके लिए K2 कनेक्टेड होना चाहिए। नाउ गोइंग बैक ओरिजिनल लेवल पे, बैलेंस पॉइंट इज एट लेंथ L1 फ्रॉम द पॉइंट P से L1 की लेंथ पे बैलेंस पॉइंट है व्हेन की K3 इज प्लग्ड। तो अगर K3 को प्लग कर दिया जाता है ऐसे, मीन्स K3 को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर टोटल करंट क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं केस 1, व्हेन 1 एंड 3 आर कनेक्टेड। यहाँ पे जो 1 है और ये 1 एंड 3 पॉइंट है, ये आपस में कनेक्ट कर दिया हमने। तो अब सर्किट का करंट हो जाएगा आई, इसको 1 बोलते हैं बिकॉज केस 1 के लिए है, दैट विल बी E2। जो E2 हमारा सेल है, डिवाइडेड बाय जो ये रेजिस्टेंस है RH2 प्लस R1 प्लस R2, बिकॉज ये दोनों सर्किट के अंदर ये तीनों सर्किट के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस R1 प्लस R2। एंड जो यहाँ पे अभी पोटेंशियल हम बैलेंस कर रहे हैं, वो पोटेंशियल हम बैलेंस कर रहे हैं R1 एंड R2 के अक्रॉस। मींस जो बैलेंसिंग पोटेंशियल है दैट विल बी V balancing, that will be I1 into current into total resistance, that is R1 plus R2. So it will be E2 into R1 plus R2 divided by RH1 plus R1 plus R2। इस पोटेंशियल को हम बैलेंस कर रहे हैं और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है लेंथ L1 के, बिकॉज ये L1 लेंथ पे बैलेंस होता है। वेट ए मिनट, हमने थोड़ा रिवर्स कर दिया, ये केस 2 है एक्चुअली, जब 1 एंड 3 कनेक्टेड है। केस 1 में हियर इट इज, जो आपका फर्स्ट केस है यहाँ पे 2 एंड 1 कनेक्टेड है, एंड सेकंड केस में 3 एंड 1 कनेक्टेड है। सो हमने ये सेकंड केस पहले कर दिया था, 3 और 1 को कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं केस 1 पे, जहाँ पे 2 एंड 1 कनेक्टेड है। तो जब 2 एंड 1 कनेक्टेड होंगे, सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो नाउ 2 एंड 1 कनेक्टेड है, और जो K2 की है, K2 की के बारे में हमारे पास यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। इस केस में भी K2 की के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, और इस केस में भी K2 की के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। अगर K2 की के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, व्हाट वी विल डू, जो ये RH2 है हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम RH को इंक्लूड किया था ये अज्यूम करके कि K2 की क्लोज्ड है, बट दोनों केसेस में कुछ नहीं मेंशन है, तो व्हाट वी विल डू, हम RH2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो यहाँ से भी RH2 को निकाल देते हैं और यहाँ से भी RH2 को हम निकाल देते हैं।
एंड नाउ कमिंग टू हेयर केस 1 में, सो जो आई दैट इसको I2 करते हैं, ये 2 ये भी 2 रहेगा, और ये लेंथ था, लेंथ 2 था, और यहाँ पे हमारे पास I1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज R1 इस केस में ओनली। एंड अब हमारा जो बैलेंसिंग होगा वो किसके अक्रॉस होगा, ओनली R1 के अक्रॉस होगा, सो दैट E2 बाय R1 इंटू R1, और ये किसके प्रोपोर्शनल गिवन है, ये L1 के प्रोपोर्शनल गिवन है। अभी हमने यहाँ पे साथ में बैटरी का कोई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको नहीं लिया है, एंड यहाँ पे एज सच मेंशन भी नहीं। सो यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा कि हम इनको कैंसिल कर देते हैं और दोनों केस में E2 इज प्रोपोर्शनल टू L1 और E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाएगा। सो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, बट वी कैन श्योरली से कि जो हमारे पास यहाँ पे L2 है, L2 is proportional to combination of both resistances, and जो L1 है, L1 is proportional to only R1। So अगर दोनों इन इक्वेशंस को डिवाइड करें हम, what we will have that L2 by L1 is equal to R1 plus R2 by R1। So L2 by L1 is equal to 1 plus R2 by R1, और यहाँ से L2 माइनस L1 बाय L1 इज इक्वल टू आ जाता है R2 बाय R1। एंड आई थिंक व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ से R1 बाय R2 कम्स आउट टू बी L1 बाय L2 माइनस L1। सो हियर इट इज ऑप्शन जो डी है दैट विल बी द राइट आंसर। सो विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो यहाँ पे हमने कवर किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड अंडरस्टैंडेबल रहेगा। अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।